सीजन 3 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है। वहां मिस सेलनर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि वो जिनवू को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए। डेविड बोलता है, मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर आप भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो जिनवू को अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाने यानी अपग्रेड करने का लालच देकर यूएस का सिटीजन बना सके। ये सब मिस सेलनर की मदद से होने वाला था क्योंकि वो किसी भी हंटर की पावर को अपग्रेड कर सकती थी। लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जिनवू की पावर की कोई लिमिट ही नहीं होती। ये सारी रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे रहे होते हैं। मिस सेलनर अब तक कांप रही होती है, जो उसने जिनवू के अंदर देखा था उसे याद करके। डेविड कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट खुला था? माइकल बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकते हैं। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर्स आए थे, एकजुट होकर हमारे साथ फाइट करने के लिए। लेकिन हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर्स ही सरवाइव कर पाए थे और उन लोगों ने मिलकर बॉस को हराया था। तभी से उन 5 को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे आपको पता है कि उन 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से एक इंडिया का भी हंटर है। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कैमिश होता है। कामिश की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसे कोई भी बुझा नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल दोनों 4वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है, हमें एक बड़ा सा रून स्टोन दिखता है जो कामिश का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो ये रून स्टोन जिनवू को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे अपने कंट्री का सिटीजन बनने के लिए कहेगा। और वैसे भी ये रून स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर्स ही यूज कर सकते हैं, तो ये जिनवू के लिए बेस्ट था। फिर हमें कामिश की डेड बॉडी दिखाई देती है जो लैब में होती है। हालांकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती हैं। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चींटियों जैसे लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखते हैं जिनवू और उसकी छोटी बहन जिन्हा, जिनके बीच यूजुअल भाई बहन वाली मस्ती चल रही होती है। जिनवू उसे बताता है कि वो अपनी खुद की गिल्ड बना रहा है और नाम रखा है सोलो प्ले। जिन्हा उसकी बात सुनते ही हंस पड़ती है। सीरियसली, तुम्हें यही नाम मिला था? और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडोज को समन करने की है ना, तो टेक्निकली तुम कभी भी सोलो फाइट नहीं करते। जिनवू थोड़ा मुस्कुराता है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर नाम क्या रखें? तुम ही कुछ सजेस्ट करो। जिन्हा सोचती है और कहती है, आजिन गिल्ड कैसा रहेगा, जिसमें आ मतलब मैं और जिन मतलब आगे बढ़ना। जिन्नू को नाम पसंद आता है और वो फाइनल कर देते हैं आजिन गिल्ड। अब सीन कट होता है चा की तरफ, जो अपने घर में ब्लश कर रही होती है। वो बार बार सोच रही होती है, मैंने क्या कर दिया? मैंने जिनवू को कन्फेस कर दिया कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। कहीं वो मुझे गलत तो नहीं समझ रहा होगा। वो थोड़ी घबराई हुई होती है, फिर खुद को समझाती है, उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना हक तो बनता है। लेकिन तभी उसे याद आता है बेरू ने उसे हील किया था, वही शैडो एंट। और फिर उसे एक पुरानी बात याद आती है, जेजू आइलैंड की। वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी, तभी उसे बेरू की एक आवाज सुनाई दी थी, प्लीज जिनवू को बता दो कि उसे अपनी पावर को लेकर सावधान रहना होगा। और ये कहकर बेरू गायब हो गया था। अब हम पहुंचते हैं नाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर में, जिसका लीडर है पाक जोंगसू। नाइट गिल्ड के पास एक सीरियस प्रॉब्लम थी। उनके एचक्यू के पास एक ए रैंक गेट खुल गया था, लेकिन उनके पास कोई भी एस रैंक हंटर नहीं था। इसलिए उन्हें गवर्नमेंट से उस गेट में एंट्री की परमिशन नहीं मिल रही थी। अब भले ही नाइट गिल्ड कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स में आता है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स हैं, लेकिन फिर भी सोलो एंट्री का रूल सिर्फ एस रैंक के लिए है। पार्क और बाकी मेंबर्स टेंशन में थे, अगर किसी और गिल्ड से हेल्प मांगी तो उनकी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। लोग यही कहेंगे, नाइट गिल्ड खुद ए रैंक गेट तक क्लियर नहीं कर सकता। तभी एक ए रैंक हीलर आता है और सजेस्ट करता है, अगर कोई गिल्ड नहीं तो क्यों ना सिर्फ एक हंटर को इनवाइट करें। पार्क थोड़ा हौंसते हुए पूछता है, एक अकेला हंटर हमारी क्या मदद करेगा? और तभी उसे याद आता है संग जिनवू। अब प्लान बनता है कि वो लोग जिनवू से मिलने जाएंगे। फिर सीन कट होता है जिनवू के ऑफिस में। वो अपने दोस्त जिन्हो से पूछ रहा होता है, आजिन गिल्ड नाम कैसा रहेगा? जिन्हो जवाब देता है, बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़ के कुछ भी चलेगा। जिनवू फिर पूछता है, क्या हंटरचा हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने वाली है? जिन्हो थोड़ा अफसोस से कहता है, नहीं, शायद नहीं। जिनवू कहता है, मुझे ऐसा हंटर चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी हो, हंटर लाइसेंस हो, लेकिन उसे डंजन्स या गिल्ड के काम में कोई इंटरेस्ट ना हो। बेसिकली जिनवू किसी लो रैंक हंटर को बस नाम के लिए गिल्ड में रखना चाहता था ताकि फॉर्मेलिटीज पूरी हों,
लेकिन एक्चुअल डंजन फाइट्स वो खुद ही करे। और तभी डोरबेल बजती है। जिनवू दरवाजा खोलता है और सामने नाइट गिल्ड के मेंबर्स खड़े होते हैं, हाथ में वियर्ड सी फेक लुकिंग फाइल लेकर। जिनवू उन्हें अंदर बुलाता है और अब शुरू होती है उनकी बातचीत ए रैंक गेट के मिशन को लेकर। वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही और इसलिए वो चाहते हैं कि जिनवू उनके साथ चले। नाइट गिल्ड के मेंबर्स कहते हैं, वैसे तो हम बाकी एस रैंक हंटर्स को 10% प्रॉफिट देते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम आपको 20% देने को तैयार हैं। जिनवू बहुत शांत अंदाज में कहता है, मुझे 50% चाहिए, और मुझे एक सिंगल हंटर की तरह नहीं, एक पूरी गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरी शैडो आर्मी किसी भी गिल्ड से कम नहीं है। नाइट गिल्ड के मास्टर पार्क सू थोड़ा चौंकते हैं, फिर वो बोले, ठीक है 40%। जिनवू बिना मुस्कुराए कहता है, मैं नेगोशिएट करने नहीं आया हूं। डील फाइनलाइज हो जाती है, लेकिन पार्क एक शर्त रखता है, बॉस मॉन्स्टर से लड़ाई तुम अकेले करोगे। जिनवू तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही नाइट गिल्ड के लोग वहां से जाने लगते हैं, उनमें से एक हंटर नोटिस करता है कि जिनवू का शैडो हल्का सा हिला। वो पार्क से कहता है, मुझे लगा उसका शैडो हिला। पार्क हंसकर कहता है, तूने पीना स्टार्ट तो नहीं कर दिया? शैडो कभी हिलते हैं क्या? रियलिटी। जिनवू ने अपने शैडो सोल्जर्स में से एक उनके पीछे जासूसी करने के लिए छोड़ दिया था। अब अगले दिन नाइट गिल्ड के सारे मेंबर्स गेट के बाहर तैयार खड़े हैं। रेड शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, लेकिन जिनवू अब तक नहीं आया। सब सोच रहे थे, कहीं वो लेट तो नहीं हो गया। उधर जिनवू अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके वापस आ रहा होता है और सोच रहा होता है, आज मौसम इतना खराब क्यों है। टाइम देखकर वो फौरन अपना शैडो एक्सचेंज यूज करता है और एकदम से गेट के सामने पहुंच जाता है। पब्लिक उसे घेर लेती है, फैंस एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं। तभी नाइट गिल्ड के हंटर्स आते हैं और उसे क्राउड से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। पार्क जिनवू को देखकर कहता है, आज के रेड का लीडर मैं रहूंगा। और फिर सब गेट के अंदर चले जाते हैं। अब सीन कट होता है जिन्हा के स्कूल में। कुछ स्टूडेंट्स को टीचर ने स्टोर रूम से आर्ट का सामान लाने भेजा था। जैसे ही वो स्टोर रूम खोलते हैं, अंदर धूल मिट्टी से भरा हुआ पुराना कमरा होता है और वहां एक डंजन गेट दिखता है। बाकी के 2 स्टूडेंट्स डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है, अरे ये सिर्फ एक बंद गेट है, इसमें से कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता। गेट खुलने में 1 हफ्ता लगता है। जब तक बॉस डिफीट न हो तब तक सब सेफ है। लेकिन तभी गेट के अंदर से एक भयानक हाथ निकलता है और उस लड़के का सिर क्रश कर देता है। बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। अब गेट से एक एक करके भयानक मॉन्स्टर्स निकलते हैं और CS वो पूरे स्कूल में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक स्टूडेंट्स को बेरहमी से मार रहे होते हैं। एक लड़की जैसे तैसे बाथरूम में छुप जाती है। वो कांपते हुए हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है, स्कूल में मॉन्स्टर्स घुस आए हैं, प्लीज हेल्प भेजिए। एसोसिएशन उसे समझाता है, डोंट वरी, छुप के रहो, हम अभी हंटर्स भेजते हैं। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम बता सकती हो मॉन्स्टर कैसे दिखते हैं? लड़की कहती है, वो इंसान जैसे हैं, लेकिन बहुत बदसूरत, और उनकी स्किन हरी है। ये सुनते ही एसोसिएशन के लोग चौंक जाते हैं। व्हाट? ग्रीन स्किन? दैट मीन्स ऑर्क्स। वो सूंघ कर इंसानों को ढूंढ सकते हैं। भागो वहां से जितना जल्दी हो सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और ऑर्क्स उस लड़की को भी मार देते हैं। इधर स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और अफरा तफरी। सभी स्टूडेंट्स स्कूल छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं। कुछ क्लासरूम में छुपे होते हैं। जो कुछ भी हथियार हाथ लगते हैं, उन्हें उठाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स एक एक क्लासरूम को क्लियर कर रहे हैं। पूरा स्कूल लाशों से भर चुका है। अब सीन कट होता है जिन्हा और उसकी बेस्ट फ्रेंड सोंगी के पास। सोंगी एक E रैंक हंटर है और वो दोनों एक क्लास में छुपे हुए हैं। अंदर और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, सब डरे हुए। लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स उस क्लास में भी घुस जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके सब बेरहमी से मारे जाते हैं। अब मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक के अंदर मैजिक एनर्जी है, पहले उसी को मारो। सोंगी समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहे हैं। वो सामने आ जाती है। जिन्हा उसे रोकती है, डोंट गो, दे विल किल यू। लेकिन सोंगी डटकर जवाब देती है, मैं भी एक हंटर हूं, चाहे मेरा रैंक E हो, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को मरते हुए नहीं देख सकती। तभी एक मॉन्स्टर दूसरे से पूछता है, क्या यही है वो इंसान जिसमें तुमने मैजिक सेंस की थी? दूसरा मॉन्स्टर जवाब देता है, नहीं, असली मैजिक तो उस लड़की से आ रही है। अब वो लोग जिन्हा पर अटैक करने ही वाले होते हैं। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स अचानक जिन्हा के अंदर से बाहर निकलते हैं। बॉस ने हमें भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। उनमें से एक शैडो सोल्जर उस मॉन्स्टर को
इतना जोर से पंच मारता है कि वो छत फाड़ के ऊपर उड़ जाता है और बहुत दूर जा गिरता है। 3 शैडो जनरल्स प्रकट होते हैं। ये थे तस्क के 3 टॉप जनरल्स, जिन्हें जिन्वू ने पहले से ही जिन्हा के अंदर छुपा दिया था। अब सीन कट होता है डंजन के अंदर, जहां जिन्वू और नाइट गिल्ड फंसे हुए हैं। अंदर उन्हें मिलता है एक 2 सिर वाला मॉन्स्टर, जिसे नाइट गिल्ड के मेंबर्स अकेले ही हरा देते हैं। लेकिन तभी कुछ और मॉन्स्टर्स आते हैं, जॉम्बी जैसे दिखने वाले। पार्क उनकी मूवमेंट देखता है और समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। ये ज़ॉम्बीज हिल क्यों नहीं रहे? ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स सिर्फ खड़े थे, जैसे कोई सिग्नल का इंतजार हो। उधर जिन्वू सोचता है, आई एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स। ये डंजन उतना खतरनाक नहीं लग रहा। लेकिन तभी जिन्वू को एक झटका लगता है, एक सिग्नल। उसे अपने शैडो सोल्जर्स की एक्टिविटी फील होती है। वो समझ जाता है जिन्हा खतरे में है। वो सीरियस हो जाता है और पार्क से कहता है, मुझे जाना होगा, ये रेड तुम लोग हैंडल करो। पार्क चौंक जाता है, क्या मतलब तुम्हें जाना है? यहाँ हाई रैंक मॉन्स्टर्स हैं, तुम्हारे बिना हम लोग मर सकते हैं, और हमारा अग्रीमेंट भी था। उसका क्या? जिन्नू बोलता है, ठीक है, एक काम करता हूं, मैं यहाँ किसी को छोड़ के जाऊंगा जिस पर तुम उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना मुझ पर करते हो। आप लोग कमेंट में गैस करो जिन्नू किसकी बात कर रहा है। फिर जिन्नू बोलता है, वो यह सब संभाल लेगा मेरी जगह। और फिर वह बेरू को समन करता है और उसे बोलता है, तुम्हें इन सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। बेरू पूछता है, बाकी जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है? जिन्नू बोलता है, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना है। इतना बोल के जिन्नू वहां से तेजी से निकलता है। लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे जॉम्बी मॉन्स्टर्स होते हैं और जिन्नू के पास उतना टाइम नहीं होता कि उन सबसे फाइट करे। तभी वह काजल को समन करता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर से निकल जाता है। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि जिन्नू ने अपनी शैडो एक्सचेंज वाली एबिलिटी यूज क्यों नहीं की, तो मैं बता दूं कि जिन्नू ने वो कुछ टाइम पहले ही यूज की थी डंजन के पास आने के लिए, और उसका कम से कम 3 घंटे का कूलडाउन होता है, तो वह अब उसे यूज नहीं कर सकता था। इसीलिए वह काजल पर सवार होकर बहुत तेजी से जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल जाता है और वह एक स्किल यूज करता है अपने शैडो सोल्जर्स पर, जो जिन्हा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो उनकी पावर 50% तक बढ़ा देता है, ताकि जब तक वो खुद ना पहुंच जाए उसके शैडो सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।